थोड़ा थोड़ा आपने इसको पढ़ा होगा, तो मैं आपसे कुछ बीच बीच में पूछता रहूंगा और बताता भी रहूंगा आपको। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है इसका मीनिंग क्या है, ये किस डिस्प्यूट और क्या बात करने वाला है। तो ये कहता है ऐसा कोई भी डिस्प्यूट जो इंडस्ट्रीज में होता है। अब इंडस्ट्री में डिस्प्यूट का मतलब ये इंडस्ट्री इंटू इंडस्ट्री डिस्प्यूट हो सकता है। इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कमैन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स हैं, उन सब के डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपस में भी हो सकते हैं, और एक नीचे वाले एम्प्लॉय से, ऊपर वाले एम्प्लॉय से, इस तरह से भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो उन्हीं सब डिस्प्यूट में क्या एक्शन और क्या प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्ट बनाया गया है, उसी को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कहते हैं। तो 1947 का मतलब ये है कि जैसे देश फ्री हुआ, सबसे पहला एक्ट हमारा यही आया है, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही आ गया, यानी कि ब्रिटिशर्स ये एक्ट ऑलरेडी फ्रेम कर चुके थे। लेकिन जब तक ये एक्ट आया, चार्टर आया, और कम मतलब जब तक रॉयल चार्टर आया तब तक तो ये एक्ट हमारे देश में लागू, मतलब जब तक हमारा देश फ्री हो चुका था, लेकिन ये एक्ट फिर भी लागू हुआ। तो व्हेन एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कब एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है और इंडिविजुअल डिस्प्यूट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिस्प्यूट या व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो आप क्या बताओगे मुझे? सर, इंडिविजुअल डिस्प्यूट में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का खुद का इंटरेस्ट है, वो स्टेक पे है। और एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में किसी सेट ऑफ पर्सन्स का एक इंटरेस्ट उस पे है, स्टेक पर है। तो सेक्शन 2 के जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, वो कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग है किसी भी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयर्स का, वर्कर का, जहाँ पे इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट पे कोई असर पड़ता है, तो उसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे वर्कर का वर्कर से, वर्कर का एम्प्लॉयर से, मतलब काफ़ी सारे वर्कर्स का एम्प्लॉयर से हो रहा है कोई झगड़ा, एम्प्लॉयर्स का वर्कर से हो रहा है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर से हो रहा है, तो उस तरह के डिस्प्यूट को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कह सकते हैं। तो इसके अंदर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय से भी हो सकता है, एम्प्लॉयर का अदर एम्प्लॉयर से हो सकता है, वर्कर का वर्कर से हो सकता है, मतलब दूसरे वर्कर से हो सकता है। लेकिन इसमें कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, अकेला नहीं है, सब प्लूरल सेंस में है, सिंगुलर कोई भी नहीं है। जैसे एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयज़ है, वर्कर नहीं है, वर्कर्स है, ठीक है। इस तरह से इसको, मतलब सिंगुलर सेंस में नहीं, प्लूरल सेंस में हम ले रहे हैं सब चीज़, तो उसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। किसी भी चीज़ को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्वालिफाई होने के लिए देयर मस्ट बी सब्सटेंसिव पॉइंट ऑफ कनेक्शन कंटेंशन, मतलब कुछ चीज़ों के लिए पहले उसको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा, तब उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में पहचान दे सकते हैं। अब अगर हम किसी को भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो इशू होगा वो इशू ऐसा होगा जो कलेक्टिव ऑफ वर्कर को इफेक्ट कर रहा होगा। अब जब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करोगे तो इन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ आपको याद करना है। कलेक्टिव इंटरेस्ट बार्गेनिंग है, यानी कि किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सारे ग्रुप का इंटरेस्ट है, उसके लिए बार्गेनिंग हो रही है, उसके लिए बात हो रही है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की श्रेणी में रखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किसी स्पेसिफिक वर्कर का जो राइट है या इंटरेस्ट है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्कर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। अब मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूट, अगर हम इंडिविजुअल डिस्प्यूट की बात करें तो ये सिंगुलर फॉर्म हो गया, जैसे हमने पहले प्लूरल फॉर्म बताया, तो ये सिंगुलर फॉर्म है। यहाँ पे किसी एक वर्कर के इंटरेस्ट का जो है इफेक्ट होता है, मतलब किसी एक सिंगल वर्कर के इंटरेस्ट को इफेक्टेड करता है ये, किसी एक सिंगल वर्कर के राइट्स जो होते हैं वो वायलेटेड हो जाते हैं। तो ये जो सिंगल वर्कर होता है ये अपने ट्रेड यूनियन के थ्रू या खुद कंपनीज के सामने अपने राइट्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपने राइट्स की लड़ाई करता है या फिर डिस्प्यूट करता है, तो इसे इंडिविजुअल डिस्प्यूट कहते हैं। यानी कि वर्कर का वर्कर्स से, वर्कर्स, या फिर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर से, या एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज से, मतलब एक तरफ सिंगुलर फॉर्म में है तो अब दूसरी तरफ वो है, वो प्लूरल फॉर्म में है। अगर हम कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करें कि कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टिपिकली अराइज करता है राइट्स ऑफ वर्कर टू इंगेज टू कलेक्टिव बार्गेन,
जब वर्कर्स जो है अपनी राइट्स के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर द वर्कर और द एम्प्लॉयज टू मेक अ डिमांड रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट. ये वर्कर डिमांड करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट की या नॉन एम्प्लॉयमेंट की, जिसे सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज़ कर देता है. कौन रिफ्यूज़ कर देता है इसको? एम्प्लॉयर्स जो दूसरी साइड है वो इसको रिफ्यूज़ कर देता है मानने से, इसलिए ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का रूप ले लेता है. किसी एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट वायलेट होता है तो वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट है. ग्रुप ऑफ वर्कर का होता है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की श्रेणी में आ जाता है. अब जितने भी ये डिस्प्यूट है ये आपके हो सकते हैं, जैसे स्ट्राइक हो सकती हैं या कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हो सकती है, कहीं पे इनडिसिप्लिन बिहेवियर हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, ये सब रीजंस हो सकते हैं. और इनके लिए इन एम्प्लॉय की तरफ से जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ग्रुप ऑफ वर्कर के, डिपार्टमेंट के, वो लोग इनकी तरफ से कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं. अब किस कंडीशन में, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में पूछता है कि व्हेन एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कब एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है. तो यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट किसके में होता है? इंडस्ट्री में और इंडिविजुअल में, तो हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या इंडिविजुअल डिस्प्यूट कहते हैं. अब एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डिस्प्यूट है, वो लेके चला गया ट्रेड यूनियन के पास, ट्रेड यूनियन ने उसको सपोर्ट कर दिया, और ट्रेड यूनियन जब किसी को भी रिप्रेजेंट करने लगती है तो वो डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और वो बन जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. क्यों? क्योंकि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का काम करती है ट्रेड यूनियन. तो इसलिए इंडिविजुअल डिस्प्यूट कब क्या बन जाता है यहाँ पर? जब ट्रेड यूनियन सपोर्ट कर देती है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. दूसरी तरफ कोई सिंगल वर्कर किसी बात को लेकर जब प्रोटेस्ट करता है या कंपनी के बाय लॉज के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करता है तो उसको अगर सपोर्ट मिल जाता है, किसका सपोर्ट मिल जाता है? ग्रुप ऑफ वर्कर का, जो उसी के फील्ड में, उसी के डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, तो ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट बन जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ठीक है. इसका एक फेमस केस भी है, अलाहाबाद वर्सेस यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, 1960 का केस है. यहाँ पे when a group of worker either through their union or other means back an individual worker complaint, एक इंडिविजुअल वर्कर की कंप्लेंट को ग्रुप ऑफ वर्कर ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तब ये डिस्प्यूट जो है वो चेंज होके बन गया आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया. अब है रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर. रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर का मतलब है कि किसी की बार्गेनिंग को, इंडिविजुअल बार्गेनिंग को जब कलेक्टिव बार्गेनिंग में सपोर्ट कर देते हैं या कलेक्टिव बॉडीज को सपोर्ट करने लगती है तो वो बन जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ठीक है. अब कंडीशन 2A जब सेटिस्फाइड हो जाती है, अब ये कंडीशन 2A क्या है? कंडीशन 2A कहती है कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट टू बी कंसिडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इट मस्ट बी कंडीशन रिलेटेड टू 2A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. अब 2A में क्या कहता है? जब एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर देता है सर्विस ऑन एन एम्प्लॉय ड्यू टू dispute or difference between the worker and their employer, even if no other worker or the union of worker is involved in resulting dispute is classified as industrial dispute. मतलब जब किसी एक वर्कर की वॉइस को ख़त्म करने के लिए जो एम्प्लॉयर होता है वो उसकी नौकरी से निकाल देता है, उसकी सर्विसेज का टर्मिनेशन कर देता है, और उसका सपोर्ट में जब ग्रुप ऑफ वर्कर अपनी वॉइस रेज करने शुरू कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है इंडिविजुअल डिस्प्यूट. अब रेजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब ये है कि जब किसी एक इंडिविजुअल वर्कर के सपोर्ट में कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल किसी फैसले को पास कर देती है तो वो उसी तरह के क्लास ऑफ वर्कर पे एप्लीकेबल हो जाता है. मतलब कोर्ट कभी भी कोई डिसीजन देती है किसी एक वर्कर के सपोर्ट के लिए तो वो एक वर्कर ना रहकर वो इंडस्ट्रियल के लिए हो जाता है. मतलब कोर्ट का ऑर्डर फिर सेम टाइप्स ऑफ वर्कर सभी पे लागू हो जाता है. तब भी हम इसको कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है, सॉरी इंडिविजुअल डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया. अगर आपको डिफरेंशिएशन करने में आ जाए एग्जाम में कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडिविजुअल डिस्प्यूट में आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका? तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई दी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट क्या है. आपको क्या करना है एग्जाम में, इनको लिख देना है. इसको जैसे हम लाइन लगा के एक साइड उस साइड लिखकर, इधर इंडस्ट्रियल लिखा उधर लिख दिया आपने इंडिविजुअल डिस्प्यूट. सबसे पहले हम नेचर की बात कर देंगे. तो नेचर में इसमें इंडिविजुअल नेचर है, उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग है, मतलब कलेक्टिव जो राइट्स है वो वायलेट होते हैं, तो वो
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। अब नंबर ऑफ पार्टीज की बात करें तो इसमें मोर देन वन होते हैं इंडस्ट्रियल में, और इंडिविजुअल में ओनली वन पार्टी होती है जिसके राइट अफेक्टेड होते हैं। सपोर्ट एंड स्पॉन्सरशिप की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करें तो इसमें ट्रेड यूनियन या ग्रुप ऑफ वर्कर्स को सपोर्ट कर देते हैं। और अगर हम बात करें इंडिविजुअल में तो टिपिकली अकेला वर्कर होता है जो अपने राइट्स के लिए फाइट करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में ट्रेड यूनियन होती है जो रजिस्टर्ड यूनियन होती है जो सपोर्ट करती है इसको। और अगर हम इंडिविजुअल में बात करें तो किसी भी रजिस्टर्ड कोई भी फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे इंडिविजुअल केवल अकेला ही अपने राइट्स की लड़ाई करता है। स्कोप ऑफ इम्पैक्ट की बात करें तो ये ब्रॉडर स्कोप है इंडस्ट्रियल का, उसका नैरो स्कोप है। अगला जो है इसमें है रेजोल्यूशन प्रोसेस। रेजोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कोई भी रेजोल्यूशन आता है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअल में किसी पर्टिकुलर वर्कर की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल बात करें इंडस्ट्रियल के तो स्ट्राइक्स होते हैं, लॉकआउट होते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है इसका एग्जाम्पल। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सपोर्ट मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पे कोई अकेला वर्कर, उसके टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की बात हो सकती है, उसके वेजेस के मतलब उसको सही से वेजेस नहीं मिल रहा है, टाइमली वेजेस पेमेंट नहीं हो रहा, वो एक रीज़न हो सकता है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन इंडस्ट्रियल और इंडिविजुअल डिस्प्यूट। अगला क्वेश्चन एक और है इसके अंदर, इंडस्ट्री को डिफाइन करें। यानी हमने बार बार इसके अंदर एक बात यूज़ की थी इंडस्ट्री 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 के अंदर इंडिविजुअल वर्कर, इंडस्ट्री के अंदर ग्रुप ऑफ वर्कर। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्री क्या है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन कीजिए इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन द टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केवल और केवल इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो आप कैसे चेक करेंगे इंडस्ट्री क्या है? तो इंडस्ट्री चेक करने के लिए आपको क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे या किन चीज़ों का टेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको पता लगे ये इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केवल इंडस्ट्री के ऊपर ही लागू होता है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री का अगर हम चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है जो किसी ना किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रही हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, फैब्रिकेट कर रही हैं, ठीक है, प्रोसेस कर रही हैं, वो सब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कवर्ड हो जाती है। फिर है सर्विस इंडस्ट्री, जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे टेली कम्युनिकेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इस तरह की सर्विसेज। फिर आती है हमारी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी किसी चीज़ की प्रोवाइड करे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी कर रही है, जैसे आपका टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये सब। फिर आगे आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्री, जो फाइनेंस के सेक्टर में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, एसेट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री। फिर आ गया हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अगर हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो हेल्थ सेक्टर में अपना रोल प्ले करती है, जैसे हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अलावा आपका फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। एनर्जी इंडस्ट्री, जो एनर्जी के सेक्टर में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर और द विंड एनर्जी। फिर है रिटेल इंडस्ट्री, जो रिटेल सेक्टर में अपना काम कर, जैसे रिलायंस ग्रोसरी स्टोर, ये एक हमारे रिटेल सेक्टर इंडस्ट्री है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो हॉस्पिटैलिटी यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज, टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज, ये हॉस्पिटैलिटी है, मतलब सेवा करने का काम कर रही है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, जिसमें फार्मिंग, कल्टीवेशन, क्रॉप राइजिंग, लाइफ स्टॉक, ये सब आ जाता है इसके अंदर। अब टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के लिए कौन सा टेस्ट है जिसको आप डिटरमाइन करोगे कि ये इंडस्ट्री है या नहीं है? तो अगर हम डिटरमाइन करें टेस्ट ऑफ इंडस्ट्री तो हमारा सबसे पहले है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी चीज़ जो है फ्रेम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। दूसरा टेस्ट है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर टेस्ट, यानी कि लेबर का जहाँ पे बंटवारा हो रहा है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं आपने, जैसे सर्विस आपने सेल्स का एक डिपार्टमेंट बना रखा है, एक परचेज का डिपार्टमेंट बना रखा है आपने, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रखी है,
तो जहाँ पर आपने लेबर का डिपार्टमेंट अलग अलग कर रखा है तो वहाँ पे लेबर टेस्ट लगा सकते हैं। जहाँ पे हम इकोनॉमिक पर्पस टेस्ट की बात करें, इकोनॉमिक पर्पस का मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली टेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी इकोनॉमिकली कुछ मतलब प्रमोट कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे एक इंडस्ट्री कुछ भी नहीं करती, पीछे से प्रोडक्ट खरीदती है और आगे सेल कर देती है, यानी कि ना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना कुछ, सिर्फ उसके ऊपर अपना टैग लगा के उसको आगे सेल करती है। तो ये भी इकोनॉमिक पर्पस टेस्ट हो गया, यानी कि उसमें इंक्रीज कॉस्ट हो रही है, पैसा बढ़ा जाए, 10 रुपये खरीद के 12 रुपये का बेचा जा रहा है। अब है स्केल ऑफ ऑपरेशन टेस्ट, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो होते हैं उनको चेक करता है। टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट, यानी कितनी इस पर डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। वैल्यू एडिशन टेस्ट, जहाँ पे वैल्यू एड ऑन की जा रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कमोडिटी प्रोडक्शन टेस्ट, किसी भी तरह की कोई कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है। मार्केट ओरिएंटेशन टेस्ट, मार्केट ओरिएंटेशन टेस्ट का मतलब है कि हम देखते हैं कि मार्केट में कोई किसी डिमांड को, किसी गुड्स की सप्लाई को, किसी मतलब किसी भी तरह के सर्विस को मार्केट में प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। अब रेगुलेटरी कंप्लाइंस टेस्ट, जहाँ पे हम रेगुलेशंस की बात करते हैं, यानी कि वहाँ पर हम स्पेसिफिक रेगुलेशंस की बात करें जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, लेबर प्रैक्टिसेस और प्रोडक्ट। फिर है कैपिटल इंटेंसिटी टेस्ट, हम कैपिटल के लिए चेक करते हैं कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके अंदर। तो ये सारे टेस्ट से हमें पता लगता है कि कोई इंडस्ट्री है या नहीं है। इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जांपल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हमारी हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ये सारी हमारी अलग अलग इंडस्ट्रीज है, जिसमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री, ये सब हमारी इंडस्ट्री है। अगर हम स्कोप की बात करें, अगला क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है कि स्कोप, ऑब्जेक्ट और मेन फीचर क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें तो उसका स्कोप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और मेन फीचर्स क्या क्या हैं इसके। तो अगर हम इसके स्कोप की बात करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, तो यहाँ पे हम लेबर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं इंडिया के सिनेरियो में। इट अप्लाइज इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है, जहाँ पे हम बिजनेस फर्म की बात करेंगे, ट्रेड ट्रेड की बात करेंगे और हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर्स की। तो इसका अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जहाँ पे वर्कर्स का वर्कर से डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, और एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयर से डिस्प्यूट हो जाए, या फिर एम्प्लॉयर्स का वर्कर से डिस्प्यूट हो जाए, तो इसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की श्रेणी में डालते हैं। और ऐसे इस डिस्प्यूट के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। अब है ट्रेड यूनियन, किसी भी डिस्प्यूट के अंदर अगर ट्रेड यूनियन इन्वॉल्व हो जाती है तो ये डिस्प्यूट हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है ट्रेड यूनियन कलेक्टिव राइट्स ऑफ वर्कर। कॉन्सिलेशंस के मतलब है कि बार्गेनिंग करना, मिनिमम लेवल, मतलब टू प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेशन ऑफिसर। गवर्नमेंट क्या करती है, कंसिलेशन ऑफिसर अपॉइंट कर देती है टू मीडिएट एंड फैसिलिटेट द डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो कंसिलेशन ऑफिसर अपॉइंट कर देती है, उस कंसिलेशन ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो दोनों तरह के जो पार्टीज होती है जिसमें डिस्प्यूट है उनको बैठा के मिनिमम जो मतलब दोनों को बैठा के जो है समझौता कराने की कोशिश करता है, ताकि कम से कम जो है मतलब चीज़ें जो है चेंज हो उसके बेसिस पे। तो कंसिलेशन ऑफिसर अराइव एट द सेटलमेंट एंड अवॉइड द एक्सकलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करता है और उन रीजंस को भी ख़त्म करने की कोशिश करता है जो फ्यूचर में किसी और कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। अब है सेटलमेंट एंड अवार्ड। अगर हम सेटलमेंट की बात करें, अवार्ड्स की बात करें, तो कंसिलेशन ऑफिसर जो है वो प्रोसीड कर सकता है एज वेल एज अवार्ड गिवन बाय द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स लीगलिटी बाइंडिंग ऑन द पार्टी। तो ये सेटलमेंट है जो अवार्ड्स है इन द बेसिस ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, जिससे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, अगर हम स्ट्राइक और लॉकआउट की बात करें तो वर्कर की तरफ से जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो स्ट्राइक तक प्रॉब्लम पहुंच जाती है और उसके जवाब में जो एम्प्लॉयर्स है वो वर्कर की आवाज़ को दबाने के लिए इनके लॉकआउट्स कर देते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। तो लास्ट जो वेपन है वर्कर्स के लिए स्ट्राइक और एम्प्लॉयर्स के लिए लॉकआउट, ये लास्ट वेपन है इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने का। ले ऑफ, रिट्रेचमेंट और क्लोजर,
जो डिस्प्यूट होता है उसका एक रीज़न ये भी है, जब कंपनी किसी वर्कर को टेम्पररी आउट कर देती है, छटनी कर देती है, रिट्रेचमेंट कर देती है, या कंपनी को क्लोज कर देती है, तो उस कंडीशन में भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, कुछ भी ऐसी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है जो एम्प्लॉयर करवा रहा है, जैसे वर्किंग आवर फिक्स ना होना, ठीक है, विदाउट सैलरी किसी से काम करवाना, डेंजरस कंडीशंस के अंदर काम करवाना, तो ये प्रोहिबिटेड रहती हैं। इसकी चीज़ों पर रोक लगाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ग्रेवेंसेस रिडर्सल, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंडिविजुअल लेवल पर, वर्कर टू वर्कर लेवल पर, उनको सॉल्व करना, ये किसकी ड्यूटी है? ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की ड्यूटी है। जो कंसलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के थ्रू। अथॉरिटीज़ एंड फोरम, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, ये सब इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये हमने स्कोप की बात की थी, उसका एरिया क्या क्या है, वो कहाँ पे लागू होता है। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें, ये किस मकसद से लगाया जाता है, तो पहला है इसका प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, ताकि इंडस्ट्री के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए इस तरह का एक्ट जो है पास किया जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट है उसको लोअर लेवल पर ही सेटलमेंट कर दिया जाए, यानी कि वर्कर के और बीच के, एम्प्लॉयर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आगे वो बड़े लेवल पर बढ़े ही ना। अब है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, हमें ट्रेड यूनियन का रिकॉग्नाइजेशन करना चाहिए, पहचान करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक इम्पॉर्टेंट वेपन है, किसके हैंड में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के हैंड में, क्योंकि एम्प्लॉयर भी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और एम्प्लॉय भी बना सकते हैं, तो ये दोनों तरफ का ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स पे जो है सेटलमेंट हो जाए वर्कर और वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, किसी भी तरह की कोई भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो एम्प्लॉयर के थ्रू कर रहे हैं, कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के थ्रू कर रहे हैं, उसको स्टॉप करने का काम भी यही एक्ट करता है। रेगुलेशंस ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो स्ट्राइक है और जो लॉकआउट्स हैं वो कभी मतलब इस तरह से ना किए जाए कि वो जो है अनसर्टेन कंडीशंस या अनसर्टेन टर्म के लिए लगा दें, स्ट्राइक भी लॉकआउट भी, जिससे वर्कर को लॉस हो, इंडस्ट्रीज को लॉस हो, उनकी हेल्थ पे असर पड़े, वर्कर और इंडस्ट्री दोनों की, तो इनको भी रेगुलेट किया जाता है, कुछ सर्टेन कंडीशंस पूरी करने पर ही इस तरह के जो स्ट्राइक लॉकआउट है वो अलाउड है। प्रोटेक्शंस ऑफ वर्कर राइट, हमें वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी कि वर्कर की जो राइट्स हैं, जो उनके हक हैं, उन हक को उनको देना चाहिए। इसके अलावा हमारा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, तो हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, सोशल जस्टिस की, तो इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस भी होना जरूरी है। अब है रिडर्सल ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस, यहाँ पे हम इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस की बात कर रहे हैं, उनको सॉल्व करना भी जरूरी है। अब है मेन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या, ये हम लास्ट टॉपिक करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको कल ही मॉर्निंग की क्लास लेके इसको कंप्लीट करेंगे, और आगे जो भी है वो भी करेंगे। अब आपको जो है एक तो ये वाला एक्ट पूरा पढ़ लेना रात रात में, और सुबह मैटरनिटी वाला या फिर वर्कमैन कंपनसेशन वाला ये कर लेना है आपको। अब है आपका डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सबसे पहले इस एक्ट के अंदर हमें ये डिफाइन किया जाता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है क्या, जो इसके बारे में बताते हैं कि कौन सा डिस्प्यूट हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में काउंट कर सकते हैं। फिर अथॉरिटीज़ एंड फोरम, कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो हैंडल करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, जैसे मैंने आपको बताया कंसिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये लगातार बॉडीज़ है। सबसे पहले कंसिलेशन ऑफिसर हैंडल करता है, अगर वो हैंडल नहीं कर पाता तो मैटर ट्रांसफ़र हो जाता है बोर्ड ऑफ कंसिलेशन को, फिर बोर्ड ऑफ कंसिलेशन भी अगर नहीं कर पाता है तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है लेबर कोर्ट को, फिर लेबर कोर्ट भी अगर इसके अंदर कोई भी डिस्प्यूट के अंदर कोई रेजोल्यूशन सोल्यूशन नहीं दे पाता तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चला जाता है मैटर। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के मैटर से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन यही है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो कंपनी में लॉकआउट या कंपनी खत्म ही हो जाएगी, बंद हो जाएगी डिस्प्यूट की वजह से। अब है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करते हैं और रिकॉग्नाइजेशन देते हैं ताकि ट्रेड यूनियन जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सके एम्प्लॉयज़ की तरफ से। कंसिलेशंस का काम करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट को जो है प्राइमरी लेवल पर ही सॉल्व कर दिया जाए, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर इसको सॉल्व करें, सोल्यूशन निकाल दें। स्ट्राइक एंड लॉकआउट की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे हम स्ट्राइक और लॉकआउट को कम मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अनकंट्रोलेबल वे में ये भी ना हो और ये भी कंट्रोल मैटर के साथ चले। कोई भी कंपनी ले ऑफ कर रही है, रिट्रेचमेंट कर रही है, क्लोजर कर रही है, उसको भी एक सर्टेन लिमिट के अंदर ही मतलब छटनी करती है, तो वर्कर को पहले से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उनको किस बेसिस पर जो है काम से हटाया जा रहा है या कंपनी में एक्स्ट्रा वर्कर होगा इस वजह से। और कभी भी दोबारा से कंपनी जब री एम्प्लॉयड करेगी एम्प्लॉयज़ को, तो सबसे पहले मौका इन्हीं वर्कर को दिया जाएगा जो ले ऑफ में, रिट्रेचमेंट में या क्लोजर में कंपनी छोड़ के चले गए थे। प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, किसी भी तरह की अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस पर रोक लगाई जाएगी। सेटलमेंट और अवार्ड, अवार्ड का मतलब है जिसको सज़ा मिलनी है उसको सज़ा, जिसको अप्रिसिएशन मिलना है उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और किसी भी तरह के डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए ट्रिब्यूनल ही रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे सबसे पहले कंसलेशन ऑफिसर, फिर बोर्ड ऑफ कंसलेशन, फिर लेबर कोड, लास्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अब है ग्रीवेंसेस रिड्यूसल, यानी कि ग्रीवेंसेस का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को प्राइमरी स्टेज पर ही कंट्रोल कर सके। ये हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको आज मतलब एक तरह से ओवरव्यू दे दिया है, इनका समझा दिया है। अब याद आपको भी इस तरीके से करना है कि बहुत सारे रटे नहीं मारने, आपको मेन हेडिंग्स याद कर लेनी और एग्जाम में उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे जब हम एक बार इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हम और इनिशियल स्टेज पर हैं तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं। सर मुझे आपसे बाकी हम क्वेश्चन है। हाँ बाकी हम अरे कल सुबह करेंगे इसको, और सुबह की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक तो ये वाला एक कंप्लीट करा देंगे और साथ में जो 2 असाइनमेंट और दे रखे, 3 टोटल 3 है, 4 असाइनमेंट है, उसमें से कुछ करेंगे, 2 हम मॉर्निंग क्लास तक कंप्लीट कर लें, फिर एक बार शाम को उसकी दोबारा अगेन रिविजन